वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसटी 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 221 से लेकर के प्रश्न नंबर 240। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, काल प्रभावन का लक्षण है। आपको यहाँ पर काल प्रभावन के लक्षण के बारे में बताना है। यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, कारण नहीं होगा, ये होगा लक्षण। काल प्रभावन के कौन से लक्षण होते हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, ख कोशिकाओं की कार्यक्षमता क्षीणता, ग कार्यक्षमता में क्षीणता और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये सभी के सभी जो आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं ये लक्षण हैं काल प्रभावन के। काल प्रभावन अंग्रेजी में एजिंग कहा जाता है, यानी कि वृद्धावस्था जो होती है उसे ही एजिंग कहा जाता है। तो वृद्धावस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें आपको यही बताना था। तो वृद्धावस्था में जो त्वचा है वो कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती है, इसीलिए उसके अंदर झुर्रियाँ आ जाती हैं। फिर कोशिकाओं की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो ये वो सभी लक्षण हैं कार्य प्रभावन के। 222 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण में क्या होता है आपको ये बताना है। आपके पास विकल्प है, युग्मकों का मतलब जाइगोट होता है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख। क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो आधी हो जाती है लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में, युग्मकों का जब उसमें निर्माण होता है। 223 नंबर का प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। ये बहुत ही फेमस बुक है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपके पास विकल्प है क चार्ल्स डार्विन, ख मुनरो, ग लमार्क और घ है हेल्डन। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक लिखी है। 224 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न जीवों के भ्रूणों लगभग समान अवस्था से होकर गुजरते हैं। जो विभिन्न जीव हैं उनकी जो भ्रूण की अवस्था है, जो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वो लगभग समान अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। इस चीज़ को किसने नोट किया, किसने इस चीज़ को गौर किया। आपके पास विकल्प है क मुनरो, ख हेल्डन, ग डार्विन और घ है लमार्क। सही विकल्प होगा विकल्प ग डार्विन। ये चीज़ डार्विन ने बताई कि जो समान रूप से दिखने वाले दो जीव हैं, दो या दो से अधिक जीव हैं, उनके भ्रूणों की जो अवस्थाएं होती हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर हम ले एग्जाम्पल के तौर पे तो आप मानव और वानर को ले सकते हो, यानी कि बंदर और मनुष्य। इन दोनों की जो भ्रूणों की अवस्था होती है वो लगभग सेम ही होती है। आगे बढ़ते हैं 225 नंबर के प्रश्न की तरफ। 225 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मानव जंतुओं के किस समूह से संबंधित है। आपको बताना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो जंतुओं के किस समूह में बिलोंग करता है। आपके पास विकल्प है क प्राइमेट, ख स्तनपायी, ग गिब्बन और घ है टाशियर। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख स्तनपायी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 226 की तरफ। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। आपके पास विकल्प है ऑस्ट्रलोपिथेकस, ख होमोसेपियंस, ग होमो हेबिल्स और घ है सभी। और इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख होमोसेपियंस। 227 नंबर का प्रश्न है, प्रथम औजार निर्माता, वो मानव जिसने सबसे पहले औजार का निर्माण किया, आपको उसका नाम बताना है। आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं और जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ग होमो हेबिल्स। 228 नंबर का प्रश्न, सीधे खड़े होकर चलने वाले प्रथम मानव। ऐसे मानव जो सीधे खड़े होकर चलने वाले प्रथम मानव हो, पहले व्यक्ति हों, उनका आपको साइंटिफिक नाम बताना है। आपकी स्क्रीन पर इसके विकल्प हैं और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस थे वो सबसे पहले ऐसे मानव थे जो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में पहली बार रीति के अनुसार मुर्दों को दफनाना शुरू हो गया था। आपको बताना है कि वो कौन से मानव हैं, उनका साइंटिफिक नाम आपको यहाँ पर बताना है, जिनके इतिहास में पहली बार मानवों को रीति के अनुसार यानी रिचुअल
तौर तरीके को अपनाते हुए मुर्दों को दफनाना शुरू किया गया था। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और जो सही विकल्प है वो है विकल्प ग। निएंडरथल मानव जो थे, पहली बार ऐसी मानव की इतिहास में देखी गई कि मानवों को रीति के अनुसार उनके मुर्दों को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई। 230 नंबर का प्रश्न है, मानव के विशेषकर प्रागैतिहासिक काल के पुरावशेषों के अध्ययन को कहते हैं। एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर सिर्फ मानव से संबंधित और उसके पूरा प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के जो पुरावशेष हैं, जो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है। आपके पास विकल्प है क जीव रासायनिक विज्ञान, ख पुरातात्विक विज्ञान, ग मानव शास्त्रीय विज्ञान प्रमाण और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ख पुरातात्विक विज्ञान। 231 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के रेडियोधर्मियों समस्थानिकों को कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है कि कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग कार्बन 14। जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। आगे बढ़ेंगे 232 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है, यदि कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ह्रास हो चुका हो तो जीवाश्म की आयु का अनुमान उनमें मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों से लगा सकते हैं। आपको उन तत्वों के नाम बताने हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पहले बता देती हूँ। ये कहा जा रहा है इस प्रश्न के थ्रू कि जो भी जीवाश्म है उसकी आयु को पता लगाना अंग्रेजी में रेडियो एक्टिव डेटिंग कहलाती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है। ये पता लगाया जाता है उसमें मौजूद कार्बन 14 से। जब कार्बन 14 जितना भी होता है, इससे ये पता लगा लिया जाता है कि जो आपका जीवाश्म पाया गया है वो कितने वर्ष पुराना है। लेकिन मान लीजिए कि उसके अंदर कार्बन 14 पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, तो अब किस तरीके से पता लगाया जाएगा कि जो भी ये जीवाश्म पाया गया है ये कितने वर्ष पुराना है। तो इसके लिए दूसरे जो तत्व हैं जो रेडियोधर्मी हैं उनसे इसका पता लगाया जाता है। अब विकल्प पे आते हैं। विकल्प है क क्लोरोक्लोरीन, ख फॉस्फोरस, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग दोनों, क्लोरीन और फॉस्फोरस। फिर दोनों से पता लगाया जाता है, दोनों ये जो रेडियोधर्मी तत्व हैं इनसे ये पता लगाया जाता है कि जीवाश्म की आयु कितनी है। 233 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु जो जीवधारियों के जीवन काल में उसे बाहर से प्रभावित करती है उसे कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जो आपके आसपास पाई जाती है और आपको बाहरी रूप से प्रभावित करती है उस वस्तु को क्या कहते हैं। उन सभी वस्तुओं को अगर आप कलेक्टिवली कहना चाहें तो क्या कहेंगे। आपके पास विकल्प है क प्रभावकारक, ख पर्यावरण, ग परिस्थिति और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख पर्यावरण, यानी कि आपका इन्वायरमेंट। इसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी उस वक्त के लिए आपका पर्यावरण हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर बुक है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका पर्यावरण है उस वक्त के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 234 नंबर के प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय प्रभावों को भिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। कितने श्रेणियों में उसके प्रभावों को बांटा जाता है ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पर विकल्प है क 1, ख 4, ग 3 और घ है 2। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प घ 2। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण कितने तत्वों से निर्मित होती है। तो पर्यावरण 2 तत्वों से निर्मित होती है, एक होता है जैविक तत्व, दूसरा होता है अजैविक तत्व। आपको जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं उन्हें भी बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो सजीव नहीं हैं वे रिक्त स्थान हैं। जो सजीव नहीं हैं वो कौन से कारक हैं आपके पर्यावरण के, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क जैविक कारक, ख अजैविक कारक, ग दोनों और घ सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ख
अजैविक कारण, यानी कि जो भी वस्तु जीवित नहीं है, सजीव नहीं है और आपके पर्यावरण में मौजूद है, वो सभी अजैविक कारक होते हैं। यानी कि जो जीवित हैं वो सभी जैविक कारण होते हैं। दो अलग अलग बातें यहाँ पर। 236 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराता हो या करते हैं, जिसके अंदर हम, उस शाखा को आप क्या कहेंगे? आपके पास विकल्प है क पर्यावरण विज्ञान, ख परिस्थितिकी, ग परस्पर मेल और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ख पारिस्थितिकी, जो है उसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी वो ब्रांच है जीव विज्ञान की, परिस्थितिकी, जिसके अंदर आप जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो। 237 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, परिस्थितिकी तंत्र में प्राणियों को श्रेणियों में बांटा जाता है। आपको पता है कि जो हमारी इकोलॉजी है उसके अंदर जो प्राणी है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो श्रेणी है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये तीनों वो श्रेणियां हैं जिसके अंदर प्राणियों को बांटा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। 238 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर लगभग सभी जीवों के ऊर्जा का मूल स्रोत है। आपको बताना है कि लगभग सभी जीवों के ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख सूर्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड धन जल धन सौर ऊर्जा धन खनिज लवण से क्या प्राप्त होता है? भोजन धन ऑक्सीजन। ये एक रिएक्शन है। आपको बताना है कि ये किसका रिएक्शन होता है। आपके पास विकल्प है क रुधिर परिसंचरण, ख श्वसन प्रक्रिया, ग प्रकाश संश्लेषण और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प घ प्रकाश संश्लेषण। यानी फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा वाटर जमा सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और खनिज लवण यानी मिनरल्स जो मिट्टी में मौजूद हैं, इन सभी से मिलकर के इनकी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है और जिससे मिलता है भोजन और ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे 240 नंबर के प्रश्न की तरफ। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा। और एक बात और कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। 240 नंबर का प्रश्न है, भोजन धन ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड धन जल धन ऊर्जा। ये भी एक रिएक्शन है। आपको बताना है कि ये किसका रिएक्शन है। आपके पास विकल्प है क रुधिर परिसंचरण, ख श्वसन, ग प्रकाश संश्लेषण और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ख श्वसन, यानी कि जो रिस्पायरेशन है यानी सांस लेने की प्रक्रिया, ये इसका रिएक्शन है कि भोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 221 से प्रश्न नंबर 240 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।